हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जरा सोचें कि कोई ऐसा बैरियर हो जो हमें नजर नहीं आ रहा और जिसने पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को कवर करके रखा है। अब जो लोग इस बैरियर के अंदर फंसे हैं उनका संपर्क तो पृथ्वी के निवासियों से टूटेगा ही, और फिर क्या होगा? उन्हें प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकेगी, जिस कारण वो प्रिमिटिव लाइफस्टाइल जीने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सब तो आप फिल्मों में ही देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा ही एक नजारा हकीकत में भी देखने को मिला है। ये बैरियर इंडोनेशिया में मौजूद है, जिसने 2 आइलैंड्स को अलग करके रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस इनविजिबल बैरियर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों इस बैरियर को ऑल्फ्रेड रसेल वेलेस ने डिस्कवर किया था। आपको बता दें कि ऑल्फ्रेड रसेल वेलेस का जन्म इंग्लैंड के वेल्स में 19 जनवरी 1823 में एक गरीब परिवार में हुआ था। वह खूब पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर में पैसे ना होने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उनके पिता एक सर्वेयर थे जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर मैप्स बनाते थे, इसलिए उनकी लाइब्रेरी में हर जगह के मैप्स मौजूद थे। इन किताबों से वेलिस ने दोस्ती की, जिसके बाद उन्हें एक अलग ही पर्सपेक्टिव देखने को मिला। समय आगे बढ़ता है और वेलिस को मिलते हैं हेनरी वॉल्टर बेट्स, जो कि एक एंटोमोलॉजिस्ट थे, यानी कि कीड़े मकोड़े के एक्सपर्ट। वेलिस जब उनसे मिले तो उन दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। उन्होंने ये पाया कि उस समय विक्टोरियन सोसाइटी में कुछ रेयर एनिमल्स मिल रहे हैं और उनसे काफी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। बस फिर क्या था, 1848 में वे दोनों ब्राजील की ओर शिप लेकर चल पड़े। वहां पर उन्हें 4 साल लगे और वे वापसी के दौरान खाली हाथ नहीं थे, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ लगा था, जैसे कि एक रेयर टोकन। लेकिन दुर्भाग्य से वापसी के दौरान उनके शिप में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। ये जगह वेलिस के घर से बहुत दूर थी। उनका सफर लंदन से सिंगापुर तक का था। सिंगापुर पहुंचने में वेलिस को 6 हफ्ते लगे। उन्होंने सिंगापुर को अपना ठिकाना बनाया, जहां वो अलग अलग द्वीपों से तरह तरह के कीड़े मकोड़े लाकर रखा करते थे। उनकी ये खोज करीब 8 साल तक जारी रही और इन 8 सालों में उन्होंने हर तरह के जीव जंतुओं को देखा और उन्हें करीब से जाना। हार ना मानते हुए भी इन दोनों ने फिर से एक प्रॉपर प्लानिंग की और 18 अप्रैल 1854 को वे इंग्लैंड से इंडोनेशियन आइलैंड मलाय आर्किपेलागो की ओर निकल पड़े। इंडोनेशिया के एक छोटे से आइलैंड सुलावेसी आइलैंड पर वो खोज के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन उनकी शिप टूट गई, जिसके बाद वे बाली आइलैंड पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्हें सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था। कुछ समय रुकने के बाद वो वहां से लोम्बोक पर चले गए, जो कि सिर्फ 35 किलोमीटर दूर था। लेकिन यहाँ पर मौजूद जानवर बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कोई स्पिरिचुअल एनर्जी की लाइन है जो दोनों आइलैंड्स के बीच में है, और इस अदृश्य एनर्जी को उन्होंने नाम दिया द वेलिस लाइन। अब वो ये सोचने लगे कि उसको दुनिया के सामने कैसे पेश किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी हाइपोथेसिस बनाई जो कि इस लाइन को एक्सप्लेन कर सके। वेलिस ने इंग्लैंड और जापान की तुलना में यहाँ के एनिमल्स के लाइफस्टाइल में पाए जाने वाले डिफरेंस को देखा, जो कि उन्हें बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। यहाँ पर परिंदों की कुछ प्रजातियां ऐसी थीं जो कि जावा और बाली पर मौजूद थी, जैसे कि कॉपर स्मिथ और 3 पंजे वाला जवानीस। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि यहाँ के पक्षी और जानवर काफी अलग हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि कोई न कोई अदृश्य बैरियर जरूर है जो कि पृथ्वी और यहाँ की दुनिया को अलग कर रहा है। वेलिस को महसूस हुआ कि यहाँ पर बहुत से ऐसे राज दफन हैं जो कि दुनिया को हैरान करने के लिए काफी हैं। अपने रिसर्च को लेकर उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये वेस्ट द्वीप बहुत साल पहले एशिया से जुड़ा होगा। भले ही वो आज समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का कारण है समुद्र की सतह का ऊपर आ जाना, जिस कारण ये जानवर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक नहीं जा सकते हैं। इन सब को समझाने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई और बताया कि 360 मिलियन साल पहले बाली एशिया से कनेक्टेड था और लोम्बोक ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन आइस एज के खत्म होते ही इनके बीच के लो लाइन एरिया में पानी भरना शुरू हो गया और जानवर उन आइलैंड्स पर फंसे रह गए। और उन्होंने ये नोटिस किया कि इन दोनों आइलैंड्स पर जो पंछी मौजूद थे वह नॉन माइग्रेटरी थे, यानी कि ऐसे पक्षी जिनका शरीर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए अडॉप्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी उनके इस वेलिस लाइन के बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1866 में चार्ल्स डार्विन ने एक लेटर लिखा जिसमें वो वेलिस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनके हाइपोथेसिस को प्रूव करने वाली थ्योरी उनकी मौत के 50 साल बाद उनको समझ आई, क्योंकि वेलिस ने 1858 में उनको अपनी इंडोनेशिया की फाइंडिंग्स लिखकर भेजी थी। यानी कि डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक को वेलिस की मदद से लिखा था।
ये किताब तो वेलिस की मदद से लिखी गई, लेकिन इस किताब पर कभी भी वेलिस का नाम नहीं था। उन्होंने रिसर्च के दौरान एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया जिसका नाम था सेराविक लॉ, जिसके मुताबिक हर प्रजाति उनके पहले वाले प्रजाति से इवॉल्व होती है। और हमेशा की तरह भरोसा करते हुए इसके बारे में उन्होंने अपने पार्टनर डार्विन को कोरियर के दौरान बताया, और डार्विन ने उनकी हेल्प लेकर उन्हें धोखा दिया और अपनी फेमस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पब्लिश कर दी, जिसके बाद उनके नाम पर द फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का खिताब दर्ज हो गया। वहीं इस थ्योरी ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसके बाद वेलिस और डार्विन दोनों मशहूर हो गए। हालांकि बाद में जब डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आई तो लोग वेलिस को भूल गए। दोस्तों, आज हम मानते हैं कि प्लेट्स टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण मूव करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के लेयर का एक मोशन है। वेलिस की मृत्यु के बाद जब ये थ्योरी सबके सामने आई तब ये सब कुछ सच साबित हो गया, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने टर्शरी एक्टिविटीज पर एक मॉडल बनाया तो उसने ये साफ साबित कर दिया कि बाली और लॉम्बॉक आइस एज के बाद ही अलग हुए हैं, जो कि कन्वेक्शन करंट को पैदा करता है, जो कि पानी के अंदर लावा तक पहुंचाता है। और जब ये पानी भाप बनकर तेजी से ऊपर आता है, उसे लावा को बाहर निकलने की जगह मिलती है, और जब लावा पानी के कांटेक्ट में आता है तो दोनों तरफ से पानी के बीच में एक टेम्परेचर की वॉल बन जाती है, जो कि जानवरों को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने में बाधा डालती है। इन आइलैंड्स के बेहद करीब होने के बावजूद यहाँ के एनिमल्स करोड़ों सालों तक अलग अलग ही विकसित होते रहे, लेकिन दोनों ही तरीके से एनिमल्स वॉलेस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। वैसे तो सारे आइलैंड्स पास में ही मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस इनविजिबल लाइन के कारण ये दोनों दुनिया अपने आप में अलग है, जो कि हजारों करोड़ों साल से मौजूद है। यहाँ के टापुओं को दुनिया का सबसे अजीबोगरीब समूह माना जाता है। ये आइलैंड्स एक दूसरे से टकराते हैं या फिर तैरते रहते हैं। कोई भी जीव यहाँ पर नहीं पहुँच सकता। इस वेलिस लाइन ने पूर्व की ओर बढ़ने वाले हर एक जानवर को रोका है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कोमोडो ड्रैगन, या फिर यूं कहें कि एक विशाल छिपकली पूर्वी इंडोनेशिया के टापू पर पाई जाती है। इसके पहले फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजे गए थे, जो कि साइंस के नजरिए से 30 लाख साल पुराने हैं। ये कोमोडो ड्रैगन लगभग 10 साल पहले ही वर्तमान इंडोनेशिया के टापू पर पहुंची थी, और आज भी ये वेलिस लाइन इन जानवरों के फैलाव को रोकती है। इसी से इतिहास में इनके डेवलपमेंट में डिफरेंस देखने को मिलता है। फिजिकल मायनों में वेलिस की ये इनविजिबल लाइन का भले ही कोई अस्तित्व ना हो, लेकिन ये जाहिर है कि ये प्राचीन घटनाएं समय के बीतने पर कितनी जोर से आवाज करती हैं और लाखों साल बाद भी अपना असर दिखा सकती हैं। वेलिस को आज भी ये पता लगाने में सबसे आगे रखा जाता है कि इन आइलैंड्स में जानवरों की प्रजाति कैसे आई। वेलिस ने एनिमल्स के अलग अलग कलर्स के बारे में भी खूब लिखा है, जबकि साइंस ने उस समय इतनी तरक्की नहीं की थी। लेकिन फिर भी 2016 में पब्लिश एक रिसर्च और वेलिस की 150 साल से ज्यादा पुरानी रिसर्च में ज्यादा फर्क नहीं है। वेलिस ने कहा था कि ये दुनिया सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, इसलिए हमें कुदरत के रिसोर्सेज को संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। वेलिस ने यह भी कहा कि दुनिया आज जैसी दिखती है वैसी हमेशा नहीं थी। जहाँ पहले पहाड़ थे वहाँ फ्लैट पृथ्वी नजर आती है, और कहीं पर नए नए पहाड़ बनने लगे। पृथ्वी की तरह जिंदगी भी समय के साथ बदली है। जानवरों की तमाम नस्लें अपनी डेवलपमेंट के बाद कई बार बदली हैं। 1858 में वेलिस इंडोनेशिया के टर्नेट आइलैंड पर कुछ समय बिताने गए थे, जिसने जिंदगी के बारे में हम इंसानों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जब एक नस्ल अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए स्ट्रगल करती है तो वह किसी दूसरी नस्ल में बदल जाती है। वेलिस की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि पृथ्वी और उस पर जीवन दोनों ही कुछ हजारों साल पहले की उपज नहीं है, बल्कि ये करोड़ों सालों से चला आ रहा है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकलता है कि ये कोई भी इनविजिबल या नेचुरल लाइन नहीं है, बल्कि हजारों लाखों साल पहले घटी टेक्टोनिक प्लेट्स की घटनाएं हैं, जिसकी वजह से एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से टकराया और इसमें बसने वाले जानवर गहरे पानी की वजह से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर नहीं जा सके। इसलिए आइलैंड तो भले ही एक दूसरे के करीब है, लेकिन इसमें मौजूद प्रजाति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिसमें बाकायदा फर्क देखने को मिलता है। दोस्तों, वैसे आपका इस इनविजिबल वेलिस लाइन के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।